वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा कि मौर्य वंश का किस तरह एंड किया। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जो आखिरी यानी लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति ने यानी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करी और अपना नई डायनेस्टी, नया वंश शुंग वंश की स्थापना करी। तो हम शुंग वंश की स्थापना आज पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। ये पहले शासक थे जो कि मगध की धरती से बिलोंग ना करते थे, ये एमपी से थे। क्वेश्चन आएगा कि गैर मगध पहला शासक कौन था, तो वो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। पुष्यमित्र शुंग इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को तो रखा ही, बल्कि विदिशा को एमपी, क्योंकि ये एमपी से थे तो ये एमपी की तरफ ज्यादा गौर देते थे, ज्यादा ध्यान एमपी की तरफ था इनका। तो इन्होंने पाटलिपुत्र के साथ साथ अपनी राजधानी विदिशा को भी रखा। क्वेश्चन बनेगा दो राजधानी किस शासक के टाइम थी, तो वो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थी। विदिशा विदिशा और पाटलिपुत्र, दो राजधानी हो जाएंगी हमारी, विदिशा और पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण कास्ट से थे, ये ब्राह्मण थे। उस समय जो चरम पे धर्म चल रहा था वो था बौद्ध धर्म, और इनको बौद्ध धर्म से बहुत चिढ़ थी। बौद्ध धर्म के खिलाफ ये रहते थे। इन्होंने बहुत ही बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल इन्होंने तोड़वाए, लेकिन दो स्थल ऐसे हैं जिनका इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कराया, यानी कि पुनर्निर्माण कराया, उनकी देखरेख दोबारा से करवाई। तो एक था हमारा सांची स्तूप, दूसरा भरहूत अभिलेख। सांची स्तूप और भरहूत अभिलेख ये दोनों ही हमारे एमपी में है। इनकी बात करें हम तो सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो इनकी खिड़कियों की जो चौखटें थी, सांची स्तूप की खिड़की की चौखट इन्होंने तांबे की लगवाई। अगर बात करें कि सांची स्तूप में इन्होंने क्या काम किया, तो तांबे की खिड़की लगवाई, और भरहूत के अभिलेख में इन्होंने अच्छी क्वालिटी का पत्थर दोबारा से लगवाया। अच्छी क्वालिटी का पत्थर इन्होंने दोबारा से लगवाया। इनके शासन काल में चार प्रमुख पुस्तकें इनके शासन काल में लिखी गई। वो थी एक जातक ग्रंथ, दूसरा अष्टाध्यायी, जातक ग्रंथ, अष्टाध्यायी, और एक महाभास, और चौथा था मनुस्मृति। मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो इनके जो राइटर थे ऋषि मनु थे। ये पहली किताब थी राजनीति से रिलेटेड। क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली किताब जो राजनीति से रिलेटेड थी वो मनुस्मृति थी। दूसरी बात, अगर महाभारत की करें तो इनके रचयिता पतंजलि थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी वो थे, पंडित थे, दरबारी पंडित पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी हमारी पाणिनि ने लिखी थी। और अगर अष्टाध्यायी की हम नेचर की बात करें तो यह व्याकरण थी, व्याकरण यानी कि ग्रामर। हिंदी ग्रामर को ही व्याकरण कहा जाता है, और इसके जो लेखक थे वो पाणिनि थे। इनके काल में चार प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, जातक, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा,
ये व्याकरण थी महाभाष पतंजलि के द्वारा, मनुस्मृति ऋषि मनु के द्वारा। भारत की पहली राजनीति की किताब मनुस्मृति थी। इसके काल में पुष्यमित्र शुंग के काल में विदेशी आक्रमण हुए, 2 विदेशी आक्रमण हुए, वो भी यवन से हुए जहां से सिकंदर बिलोंग करता था, यानी यूनान से हुए। तो पहला जो आक्रमणकारी था वो था डेमेट्रियस। पहला आक्रमणकारी की अगर हम बात करें तो वो डेमेट्रियस था। दूसरा था मिनांडर। इन दोनों से युद्ध हुआ और दोनों से पुष्यमित्र शुंग जीत गए। और पुष्यमित्र शुंग की जगह पर ये युद्ध उनके बेटे अग्निमित्र शुंग ने लड़ा था। अग्निमित्र शुंग ने ये युद्ध लड़ा था और ये दोनों ही जीत गए। जीतने के 3-4 महीने बाद अग्निमित्र शुंग वापस घर नहीं लौटे और इनको कहा जाता है कि रास्ते में एक लड़की जिसका नाम मालविका था, मालविका के ये प्रेम चक्कर में पड़ गए थे, जिसकी पूरी जानकारी कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविका अग्निमित्र ये पुस्तक है कालिदास की। इन्होंने इसमें इसका पूरा चक्कर कि कैसे कहां देखा, कैसे क्या बात हुई इनकी, ये सारा कुछ इसमें लिख दिया। ये बात इनके पिता पुष्यमित्र शुंग को पता चल जाती है। तो इन्होंने अपने ब्राह्मण यानी अपने पंडित से कहा कि ऐसा सब कुछ चलता रहता है, ये एक मेहंदी की तरह है जो कि कुछ दिन में उतर जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप अश्वमेध यज्ञ कराइए, हमको अपना जो राज्य क्षेत्र है बढ़ाना है। तो आप नोट करके ये लिखेंगे, इसके शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। दो अश्वमेध यज्ञ इन्हीं के शासन काल में हुए। और किसके नेतृत्व में हुए? क्वेश्चन बनेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किसके नेतृत्व में कराए? तो वो थे पतंजलि के नेतृत्व में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इनका जो युद्ध हुआ था डेमेट्रियस से और मिनांडर से। तो मिनांडर की अगर हम बात करें तो जब ये हार के लौट रहे थे, इनके बेटे जब जीत के लौट रहे थे अग्निमित्र शुंग, तो उनको मालविका नाम की लड़की से प्रेम हो गया था। उसकी पुस्तक का नाम हमने आपको बताया अग्निमित्र मालविका, और इनके लेखक जो थे वो कालिदास थे। अब इनकी बात करें, जब ये हार के लौट रहे थे, अग्निमित्र शुंग जीत के लौट रहे थे और ये जब हार के लौट रहे थे, तो इनकी जो भेंट हुई वो नागसेन से हुई। इनकी भेंट नागसेन से हुई। नागसेन एक बौद्ध ऋषि थे, बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और मिनांडर पहला यवन आक्रमणकारी था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। बौद्ध धर्म स्वीकारा। क्वेश्चन आएगा कि कौन पहला यवन आक्रमणकारी था, या यमन का राजा था या यूनान का राजा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो वो मिनांडर ने किया। किससे प्रभावित होकर किया? तो नागसेन से प्रभावित होकर किया था। जिसकी जानकारी इसी के नाम पर एक पुस्तक है, मिलिंद पन्हो में यह जानकारी है कि इन्होंने मिलिंद पन्हो में क्या जानकारी है वो हम आपको बताएंगे कि मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या प्रश्न किए। वो सब जानकारी किसमें है? मिलिंद पन्हो में। किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो ऋषि नागसेन के द्वारा लिखी गई है। हम अगर नागसेन ऋषि जी की बात करें
तो ये कश्मीर के रहने वाले यानी कश्मीर के रहने वाले थे। इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कश्मीर का था। और अगर हम मिलिंद पन्हो की बात करें तो ये पाली में लिखित है, पाली में ये लिखित है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में जानकारी मिलती है कि मिनांडर ने कैसे कैसे बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्या क्या नागसेन जी से क्वेश्चन करे, ये सब जानकारी किस पुस्तक में है, वो मिलिंद पन्हो में है। पुष्यमित्र सुंग बहुत अच्छा राजा था, बहुत बेहतरीन वाला राजा था। इनके समय में एक और राजा आया, भागभरत, राजा भागभरत। भागभरत जो शासक था ये सही थे लेकिन इतने योग्य नहीं थे। इनके समय एक और यवन दूत आया, हेलियोडोटस। हेलियोडोटस ये यवन दूत था। यवन दूत था, ये कोई आक्रमणकारी नहीं था। क्वेश्चन आएगा कि हेलियोडोटस किसके काल आया, तो वो भागभरत के काल में आया। और क्या ये आक्रमणकारी था, तो हेलियोडोटस आक्रमणकारी नहीं था, ये तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने यहां आया था। आया तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने था, लेकिन इसको शिक्षा पकड़ा दी हिंदू धर्म की, इसको भागवत धर्म की शिक्षा पकड़ा दी गई। भागवत धर्म हिंदू धर्म का ही एक शाखा है, भागवत धर्म की इसको शिक्षा पकड़ा दी गई। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती है। ये भागवत धर्म को अपना गए और इन्होंने एक अभिलेख बनवा दिया जिसका नाम गरुड़ ध्वज अभिलेख है। वो याद करने से पहले आप भागवत धर्म को थोड़ा सा समझेंगे। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। और विष्णु भगवान की जो सवारी है वो गरुड़ है। गरुड़ से हमको याद रखना है कि हेलियोडोटस ने गरुड़ अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख किसने लिखवाया, तो हेलियोडोटस ने लिखवाया था। हेलियोडोटस ने लिखवाया था। गरुड़ ध्वज अभिलेख की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आएगा कि गरुड़ ध्वज अभिलेख है कहां, तो वो एमपी में विदिशा में है। एमपी विदिशा में किसने बनवाया, तो हेलियोडोटस ने बनवाया। याद करने का तरीका, एक ही लाइन में सारा कुछ हेलियोडोटस का याद हो जाएगा। भागभरत से भागवत धर्म याद रखेंगे, भागभरत शासक का नाम हो जाएगा। इसी के नाम से भागवत धर्म का हम नाम याद रख लेंगे। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती है, ये याद रख लेंगे। उनकी सवारी गरुड़ है, तो गरुड़ से गरुड़ ध्वज अभिलेख याद कर लेंगे। गरुड़ ध्वज अभिलेख पिलर पे था, उस पे गरुड़ की मूर्ति बना दी गई थी, वो गरुड़ ध्वज अभिलेख है। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है, तो एमपी में विदिशा में है। एमपी विदिशा में हमारा एक चीज और है जो कि सांची स्तूप है। ये दोनों ही निकट निकट हैं, गरुड़ ध्वज अभिलेख और सांची स्तूप निकट में ही है। इसके बाद हम शुंग वंश के अगर लास्ट रूलर की बात करें तो वो देवभूति थे। देवभूति लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी, देवभूति। इनकी जो हत्या करी थी, जो पहले से चला आ रहा था कि उनके सेनापति ही करेंगे, तो उनके सेनापति वासुदेव थे। देवभूति के सेनापति वासुदेव थे। आखिरी शासक, आखिरी शासक देवभूति किस वंश के, तो वो शुंग वंश के। इनकी जो हत्या करी इन्हीं के सेनापति वासुदेव ने करी, वासुदेव ने करी। और नई डायनेस्टी कण्व डायनेस्टी की इन्होंने नींव रखी। कण्व वंश, कण्व वंश में इतना कुछ है नहीं, बस संस्थापक देखेंगे और इनके लास्ट के रूलर देखेंगे। लास्ट जो रूलर थे सुशर्मा, संस्थापक तो वासुदेव हो गए। लास्ट रूलर
ऑफ दिस डायनेस्टी, ये हो जाएंगे सुशर्मा। सुशर्मा, इनकी जो हत्या करी थी वो सिमुक ने करी थी और सातवाहन वंश की नींव रखी थी। अगर हम शुंग वंश के आखिरी शासक की हम बात करें तो वो देवभूति थे। इनकी हत्या इन्हीं के सेनापति वासुदेव ने करी और इसके आखिरी शासक सुशर्मा थे और इनकी हत्या इन्हीं के सेनापति ने सिमुक ने करी और अपना नया वंश सातवाहन वंश की स्थापना करी। बात करते हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश, इनके जो संस्थापक हैं उनकी बात करेंगे तो वो सिमुक हो जाएंगे। सिमुक। अभी हम थोड़ा सा बात करें अपने मैप पे, तो जो हमारा मगध साम्राज्य चल रहा था यहां से लेकर अवंती हुआ, ये धीरे धीरे वो एमपी की तरफ जा रहे थे और ये महाराष्ट्र की तरफ आ रहे थे। महाराष्ट्र तक तो आ गया था, लेकिन जब सातवाहन वंश स्टार्ट हुआ तो ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की तरफ खिसकने लगे, जो कि हमारा जो उत्तरी साइड था वो शांत होने लगा और यहां पर यानी कि कई और शक वंश, पहला वंश और ये सब पनपने लगे। तो हम अगर बात करें शक डायनेस्टी की, तो जो शक वंश था वो हमारे यहाँ पर 5 शाखाओं में आया। अभी हम शक डायनेस्टी पढ़ नहीं रहे हैं, केवल और केवल हम इतना देख रहे हैं कि शक वंश कैसे आया, उनसे मतलब इंट्रो करा रहे हैं, क्योंकि सातवाहन वंश में थोड़ा सा शक वंशों की चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये जो शक आ रहे थे ना, तो ऊपर से आ रहे थे, उसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे ये सातवाहन वंश की हम बात करें तो इनके जो संस्थापक है वो सिमुक है। ये अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र ले गए, यानी कई जगह प्रतिष्ठान भी है लेकिन पुर नहीं है, लेकिन कई जगह पे प्रतिष्ठानपुर भी है। तो ये एमएच में है, एमएच और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये अपनी जो राज्य क्षेत्र था दक्षिण की ओर ले जा रहे थे धीरे धीरे। तो हमारा उत्तर की जो साइड थी खाली हो गई थी, वहां से शक डायनेस्टी यानी कि शक जो राजा थे पश्चिम एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे, आ रहे थे, आ भी रहे थे और आए भी थे। कुछ तो मथुरा बस गए थे, कुछ वहीं पे रह गए थे, तो उनकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो शक जो शासक थे अपनी राजधानी प्रतिष्ठान ले गए थे एमएच, और इन्होंने धीरे 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 आंध्र प्रदेश की ओर ये बढ़ने लगे, इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन। अगर कहीं हम आंध्र सातवाहन अलग नाम देखें और सातवाहन हम नाम देखें तो इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। जो सातवाहन थे वही आंध्र सातवाहन थे। इनका एक सिमुक था योग शासक, एक हाल नाम से शासक और था। ये नाम है शासक का नाम है। हाल जो शासक था बहुत एजुकेटेड शासक था, पढ़ा लिखा शासक था, लड़ाई दंगे से दूर रहता था, लड़ाई दंगे से ये दूर रहता था। जब लड़ाई दंगे से ये दूर रहता था तो इसकी जगह पर गौतमी पुत्र सतकर्णी एक शासक थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये क्वेश्चन भी आता है। ये सबसे ज्यादा सातवाहन वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा थे। प्रतापी का मतलब होता है लड़ाई झगड़े करने वाले, खूंखार। इनको हम शॉर्ट में जीपीएस गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, लड़ाई वाले राजा थे। इनको देख के लोग डरते थे। जब हमारे यहां पर खाली हो गया था, नीचे साउथ की तरफ ये लोग आ रहे थे, तो यहां से शक का राजा नहपान यहां आके अटक गया और जीपीएस साहब ने उनको कूच दिया।
बहुत अच्छे से थूरा इनके थूथड़े में, और ये यहां से मार के बहा दिए। किसने? जीपीएस यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। इनको देखकर एक और राजा थे सातवाहन वंश के ही, उनका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, उनको हम शॉर्ट में बीपीपी लिखेंगे। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, इन्होंने सोचा कि जब जीपीएस ने नहपान को मार गिराया, बहा दिया, खदेड़ दिया, तो अब ये शक तो कुछ है ही नहीं, इनको हम भी बहा देंगे। तो जो गुजरात के राजा थे रुद्रदामन, याद करो जब चंद्रगुप्त मौर्य हम पढ़ रहे थे तो रुद्रदामन हमने पढ़ा था थोड़ा सा। तो ये रुद्रदामन वही है जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था कि इस सुदर्शन झील का मैं पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर करवाया है। तो ये रुद्रदामन वही है। रुद्रदामन से ये अटक बैठे और बीपीपी को, ये वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को रुद्रदामन ने हरा दिया। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को हरा दिया, लेकिन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। या तो इनकी बेटी इनके यहां या इनकी बेटी इनके यहां, ये क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और इनमें दोनों में बात बन गई, लड़ाई खत्म हो गई। यज्ञश्री सतकर्णी, इनके जो आखिरी शासक थे उनका नाम यज्ञश्री सतकर्णी था। इनको शॉर्ट में हम YSS लिख देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, लिखते लिखते ही कॉपी भर जाएगी नोट्स, इसलिए याद करने के लिए। और अगर हम कहीं भी शॉर्ट ट्रिक का प्रयास करते हैं तो हमारे दिमाग पे भी जोर आता है। इन्हों की जो भूमि थी, सातवाहनों की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ थी, क्योंकि ऊपर तो गोदावरी नदी से थी और नीचे कृष्णा नदी से घिरी हुई थी। ऊपर गोदावरी नदी से और नीचे कृष्णा नदी से घिरी हुई थी, इसीलिए इनकी भूमि बहुत उपजाऊ थी। ये भूमि उपजाऊ थी इनकी, ऊपर गोदावरी नीचे कृष्णा नदी। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान यानी कि भूदान देना स्टार्ट किया। भूदान देना स्टार्ट इन्होंने किया, लेकिन जो काम ये कर रहे थे इन्होंने केवल स्टार्ट किया और चरम पर गया वो गुप्त काल में। स्टार्ट भूदान देना इन्होंने किया, लेकिन अच्छे लेवल पर भूदान इन्होंने दिया। गुप्तों ने दिया भूदान। किसको? तो वो ब्राह्मणों को दिया। इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। शीशे के सिक्के चलवाए। इन्होंने सामंती व्यवस्था की भी स्थापना करी थी। शीशे के सिक्के तो चलवाए ही चलवाए, सामंती व्यवस्था की भी इन्होंने स्थापना करी थी। सामंती व्यवस्था भी इन्होंने स्टार्ट की, लेकिन अच्छे लेवल पर हुई गुप्त काल में। तो सामंती व्यवस्था, अगर हम बात करें सामंती व्यवस्था क्या है, तो अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में जमीन का टुकड़ा देना सामंती व्यवस्था कहलाती है। सामंती व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत करी, लेकिन गुप्तों के काल में अच्छे चरम पर रही। इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। शीशे के सिक्के, हमने सिक्के का जो अध्ययन करते हैं वो हमने आपको पहली या दूसरी क्लास में ही बताया था। अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं क्या था। तो शीशे के सिक्के इन्हीं ने चलवाए, इन्हीं ने शीशे के सिक्के चलवाए। इनका जो समाज था, इनका समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक की हम अगर बात करें तो मातृसत्तात्मक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पर माता ही घर की मुखिया होती थी।
अगर माता घर की मुखिया होती तो ये सिमुक, ये हाल, ये जीपीएस, ये बीपीपी, ये राजा नहीं बने होते। इनकी जगह पर कोई रानी होती और युद्ध कहीं हार हूर के अपना सातवाहन वंश बराबर कर लिया होता। लेकिन मातृसत्तात्मक का जो मतलब है वो क्लियरली ये है कि अपनी पहचान माँ के नाम से होना, अपना एड्रेस माँ के नाम से होना, बाकी और कुछ नहीं है। तो मातृसत्तात्मक अभी तक हमारे इतिहास में एक तो सिंधु सभ्यता, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरे सातवाहन थे, जो कि अब ये है नहीं, प्रेजेंट में अब है नहीं। सातवाहन कौन है, कहां है, ये कौन जानता है। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि कौन सा समाज हमारा मातृसत्तात्मक है, तो एक तो जनजाति है हमारी खासी और एक है नायर। ये आसाम और मेघालय के बॉर्डर पर निवास करती हैं। तो मेनली तो ये मेघालय में ही पाई जाती हैं, मेनली तो ये मेघालय में ही पाई जाती हैं। बाकी छुटपुट आसाम में भी पाई जाती हैं खासी और नायर। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मेनली से आता है तो हमको मेनली याद करके रखना पड़ेगा। जैसे खासी और नायर कहां की जनजाति है, तो वो मेघालय की है, लेकिन पाई आसाम में भी जाती हैं। तो ऑप्शन देख लेना, मेघालय सटीक रहेगा। अगर मेघालय नहीं है तो आसाम। अभी अगर हम बात करें हसीन मसूक्सा की, तो ये पूरी जो टेक्निकली नाम था हसीन मसूक्सा, इसमें सारे वंश 7 वंश थे, ये हमने पूरे करा दिए। अभी तक इसमें कोई भी किसी को डाउट है तो हम आपको बताएंगे। हसीन मसूक्सा, हा से हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इस सातों के सातों वंश पढ़ने में कोई हमको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ, कोई हमको टेंशन वाली बात नहीं हुई। लेकिन इसमें टेंशन थी, बीच में अगर टेंशन हम छेड़ देते तो यहां से ध्यान भटक जाता। अभी हम सातवाहन वंश पढ़ रहे थे, इन्हीं के समकालीन शक हैं, गुप्त भी हमें इन्हीं के समकालीन पढ़ने को मिल जाएगा कुछ कुछ। अगर हम ये छोड़ के शक पढ़ाने लग जाते, गुप्त पढ़ाने लग जाते, तो सातवाहन से पूरा ध्यान हटके वहां पहुंच जाता और सातवाहन हमारे पल्ले पड़ता नहीं। अगर हम मौर्य के बाद में शुंग स्टार्ट ना करते और मौर्योत्तर काल अगर हम तरतीब वाइज पढ़ाएं, तो मौर्य वंश के बाद में मौर्योत्तर काल पढ़ाना चाहिए था। अगर हम मौर्योत्तर काल पढ़ाते तो ये शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, ये सारा कुछ हमारे दिमाग से निकल गया होता। मौर्य वंश से पहले मौर्य वंश से पूर्व भी 2 आक्रमण हुए, जो कि हमने आपको बता दिया, याद होंगे। एक सिकंदर का आक्रमण करा तो भारत में ही था, कामयाब हुआ या ना हुआ। उससे पहले हकमनी वंश के शासक का हमने आपको नाम बताया था, दारबाहु, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। उसने ये 2 अटैक हुए थे। इसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद भी बाहर से ISPK यानी कि इंडो ग्रीक शक, पहलव और कुषाण, इंडो ग्रीक शक, पहलव, कुषाण मौर्योत्तर काल के बाद, यानी कि मौर्य के बाद। मौर्योत्तर का मतलब है मौर्य काल के बाद, यानी शुंग वंश से पहले ही हमको ये पढ़ने थे। अब हम इनको बाद में पढ़ेंगे ताकि तरतीब वाइज सीक्वेंस हमारा बिगड़े नहीं। सीक्वेंस इतिहास में जो भी है सारा खेल सीक्वेंस का है। लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता, हम कहते हैं हमारी क्लास पढ़ो, देखो और भूल के बताओ। इसका रीजन केवल यही है कि हमने
जिस भी टीचर से पढ़ा है सीक्वेंस से पढ़ा है, और सीक्वेंस हर एक अध्ययन में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व बहुत होता है। तो हम ये आपको कल ISP के स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।